दोस्तों 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी तकरीबन पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 3 रुपये 48 पैसे। और आज 2022 में ये कीमत बढ़कर 220 से 240 के दरमियान फ्लोट करती रहती है। तो ऐसा क्यों है कि डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के सामने कांपें टांग रही हैं? तो आखिर ऐसा क्यों है? कौन ये कीमतें तय करता है? और जब हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने नोट छाप सकता है तो फिर हमें मुल्क चलाने के लिए IMF और दूसरे मुल्कों से लोन क्यों लेने पड़ते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले डॉलर को समझते हैं। डॉलर अमेरिका की ऑफिशियल करेंसी है और दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी मानी जाती है। दोस्तों, वैसे तो डॉलर्स की तारीख बहुत पुरानी है। बरतानिया ने जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कॉलोनाइज किया था तो उस वक्त उसकी बहुत सारी स्टेट्स ने डॉलर्स की छपाई की थी। मगर इसके बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो 1861 में पहली मर्तबा सिविल वार के दौरान डॉलर्स ड्राफ्ट की छपाई शुरू हुई। मगर जो डॉलर्स हम आज देखते हैं इसकी छपाई दरअसल 1914 से शुरू हुई। दोस्तों, 1913 से पहले दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड का कोई ख़ास सिस्टम नहीं था और इसीलिए पूरी दुनिया में कारोबार गोल्ड यानी सोने के इवज़ किया जाता था। दोस्तों, 1913 से पहले दुनिया में इंटरनेशनली करेंसी को स्टेबलाइज और रिलायबल रखने के लिए कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं था और इसीलिए फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1913 में पहली मर्तबा अपने पहले फेडरल रिजर्व बैंक की बुनियाद रखी। डॉलर्स की छपाई शुरू हुई और डॉलर्स को लिंक कर दिया गया गोल्ड के साथ। दोस्तों, यहाँ तक तो ब्रिटिश एम्पायर की इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी थी। मगर 1914 में अमेरिकन इकॉनमी ने ब्रिटिश एम्पायर की इकॉनमी को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गए। और चूंकि ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस थी और ब्रिटिश एम्पायर ने अपने लिए गोल्ड को एक करेंसी स्टैंडर्ड बना रखा था, इसीलिए दुनिया के और भी तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी करेंसीज को लिंक कर दिया गोल्ड के साथ। और दोस्तों, फिर 1914 में वर्ल्ड वार 1 यानी पहली जंग अजीम शुरू हुई। उसके लिए जंगी साजो सामान लेने की ज़रूरत पड़ी और बहुत सारे मुल्कों के गोल्ड के ख़जाने खाली हो गए और उसके लिए उन्होंने फिर ये हल निकाला कि गोल्ड की बजाय अब जंगी साजो सामान खरीदने के लिए पेपर करेंसी को इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ऐसा करने पर उन मुल्कों की करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब बरतानिया ने अभी तक अपना करेंसी स्टैंडर्ड गोल्ड ही रखा हुआ था और इसीलिए फिर 1917 में जंग के 3 साल बाद ही बरतानिया को कुछ पैसे नोट उधार लेना पड़े। अब दोस्तों, पूरी दुनिया तो जंग में घिरी हुई थी मगर अमेरिका ने अपनी क्वारंटाइन पॉलिसी रखते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी चालाकी के साथ खुद को जंग से दूर रखा और आखिर में जंग में दाखिल हुए और उनके आने की वजह से फिर जीत में मिली। मगर दोस्तों, अमेरिका के इस तरह जंग से बाहर रहने की वजह से अमेरिकन डॉलर स्टेबल भी था और रिलायबल भी, और इसके अलावा ओनली चॉइस भी था क्योंकि उस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत थी। तो इसीलिए फिर बहुत सारे मुल्कों ने US डॉलर्स को बाई करना शुरू कर दिया और US बॉन्ड्स खरीदे। इससे डॉलर बहुत मजबूत हुआ और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि 1931 में बिल आखिर ब्रिटिश एम्पायर को भी अपना गोल्ड स्टैंडर्ड तक करना पड़ा और जिससे फिर डॉलर को मजीद तकवीत मिली। और फिर शुरुआत हुई वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरी जंग अजीम की। और पहली जंग अजीम की तरह इस बार भी अमेरिका ने खुद को जंग से दूर रखा और जंग के दौरानिए में पूरी दुनिया को वो वेपन्स और दूसरा जंगी साजो सामान बेचता रहा और उन दूसरे मुल्कों ने ये जंगी साजो सामान खरीदने के लिए गोल्ड में पे किया, जिसकी वजह से फिर अमेरिका के पास दुनिया का बहुत सारा गोल्ड जमा हो गया जबकि बाकी दुनिया के पास गोल्ड तकरीबन ख़त्म हो गया और अब वो मज़ीद जंगी साजो सामान नहीं खरीद पा रहे थे। इस मसले को हल करने के लिए अमेरिका के 44 अलाइज मुल्कों के डेलीगेट्स जमा हुए ब्रिटेन वुड में और एक मीटिंग तय पाई। इस मीटिंग का मकसद था फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। इन डेलीगेट्स के दरमियान ये तय पाया कि अब करेंसीज को मजीद गोल्ड के साथ फिक्स करने के बजाय डॉलर्स के साथ फिक्स किया जाए क्योंकि डॉलर ऑलरेडी गोल्ड के साथ फिक्स था। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट और यहाँ से जन्म हुआ सेंट्रल बैंक्स अथॉरिटी का जो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करेगी। और यहाँ से शुरुआत हुई स्टेट बैंक्स की और हर मुल्क ने अपना एक स्टेट बैंक बनाया और उसको लिंक किया
सेंट्रल बैंक्स अथॉरिटी के साथ। मगर दोस्तों अब डॉलर्स की छपाई अमेरिका के हाथ में थी और अमेरिका डॉलर्स उसी वक्त छाप सकता था जब उसके मुकाबले में वो गोल्ड रखे अपने रिजर्व में, और इसीलिए फिर पूरी दुनिया ने डॉलर्स को खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर डॉलर मजीद ताकतवर होता गया और बन गया ताकतवर तरीन करेंसी। दोस्तों अब मसला पैदा हुआ कि इन डॉलर्स को कहाँ स्टोर किया जाए, तो उसके लिए फिर मुल्कों ने यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी को खरीदना शुरू कर दिया। अब अमेरिका एक तरफ तो वियतनाम वार में फंसा था और दूसरी तरफ यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी की डिमांड की वजह से डॉलर्स का डेफिसिट पैदा हो गया और अमेरिका को मजीद डॉलर्स छापना पड़े। डॉलर्स की इस बेशबहा छपाई की वजह से फिर डॉलर्स की स्टेबिलिटी पर सवाल उठा और दुनिया ने फिर से डॉलर्स के बजाय गोल्ड को अपने फॉरेन रिजर्व के साथ फिक्स करना शुरू कर दिया। अब इस वजह से गोल्ड पर प्रेशर बना और गोल्ड की कीमत आसमान को छूने लगी और इस प्रेशर में आकर अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड को डॉलर के साथ डीलिंक कर दिया और अब डॉलर की वैल्यू फ्लोट करने लगी, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि डॉलर की कीमत कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो ये दरअसल इसी वजह से फ्लोट करती रहती है क्योंकि डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया गया था। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स नहीं किया गया तो फिर डॉलर की वैल्यू कैसे तय होती है। इसका मामला दरअसल डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर चलता है। अब इसे ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी और जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी फिर डिमांड कम हो जाएगी और इस वजह से फिर उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। दोस्तों डॉलर आज भी दुनिया की रिजर्व करेंसी है और IMF के मुताबिक दुनिया के ऑलमोस्ट 59% फॉरेन रिजर्व्स डॉलर्स में रखे जाते हैं। ये रिजर्व यूएस बॉन्ड्स की सूरत में रखे जाते हैं और इस डिमांड की वजह से फिर डॉलर की कीमत भी बढ़ती रहती है। ये बात सच है कि इस वजह से डॉलर्स की कीमत बहुत ज़्यादा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन करेंसी है। इस लिस्ट में डॉलर 10वें नंबर पर है जबकि कुवैती दीनार पहले नंबर पर है। इंटरनेशनल करेंसीज की लिस्ट में ब्रिटिश पाउंड 5वें नंबर पर है और यूरोपियन यूरो 8वें नंबर पर, जबकि अमेरिकन डॉलर 10वें नंबर पर है। दोस्तों ये तो था अमेरिका और डॉलर का सफ़र कि कैसे डॉलर दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बना। अब आते हैं पाकिस्तान पर कि क्यों पाकिस्तानी रुपए की कदर दिन ब दिन घटती जा रही है और डॉलर महंगा से महंगा होता जा रहा है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो डॉलर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम है क्योंकि उसकी डिमांड कम है। तो इस डिमांड को बढ़ाने के लिए मुल्क क्या करते हैं? दोस्तों पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स होते हैं और उस डॉलर की बुनियाद पर ही पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत करता है। अब ये फॉरेन रिजर्व इसलिए रखे जाते हैं ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को बैलेंस किया जा सके। मिसाल के तौर पर हम अपने मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो हम अपने पाकिस्तानी रुपये में करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं। अगर हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी तो हमारे पास डॉलर्स का डेफिसिट पैदा होगा और इसीलिए फिर हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से चला आ रहा है। यानी हमारी आमदनी कम है और हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और इस वजह से हम जितने डॉलर्स कमाते हैं उससे ज़्यादा डॉलर्स की हम चीज़ें खरीद लेते हैं और ऊपर जो इजाफी खर्चा बनता है वो हम IMF से लोन और दूसरे मुल्कों से कर्जे लेकर पूरा करते हैं। अगर हमें पाकिस्तानी रुपए की कीमत को बढ़ाना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाना होगा और इसके अलावा और हमें ऐसे मुल्कों से तिजारत करनी होगी जिससे हमें इंपोर्ट्स सस्ती मिलें और जिस वजह से हमारा जो डॉलर पर प्रेशर है वो कम से कम पड़े। तो अब ज़रा समझ लेते हैं कि हमारी आमदन क्यों कम है और ख़र्चे क्यों ज़्यादा हैं। दरअसल पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई है मगर वो तकरीबन नामुकम्मल है क्योंकि जितनी हमारी खपत है उससे हम कम ही माल तैयार करते हैं और बाकी दुनिया को हम जो साजो सामान बेचते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉटन को देखें तो हम कॉटन को या सूती कपड़े को थान की सूरत में बेचते हैं और फाइनल प्रोडक्ट की सूरत में नहीं करते। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश फाइनल प्रोडक्ट की सूरत में जीन्स क्लॉथ्स अमेरिका को सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है और बहुत सारे डॉलर कमाता है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे है। दोस्तों इसके अलावा मीट मिल्क और फ्रूट्स की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 में है मगर हम उन्हें रॉ मटेरियल की सूरत में बेचते हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। मिसाल के तौर पर जैसे कोका कोला कंपनी है या नेस्ले नेस्फ्रूटा जूस वाली कंपनीज हैं
तो ये कंपनी जूस जो होता है वो एक फाइनल प्रोडक्ट की सूरत में होता है और इस फाइनल प्रोडक्ट की वजह से वो अपना एक फॉरेन रिजर्व्स कमाते हैं डॉलर्स की सूरत में, जबकि पाकिस्तान उन फ्रूट्स को उसी रॉ शेप में बेच देता है, जिस वजह से हमें उतनी आमदनी नहीं हो पाती। और दूसरी बात यह है कि हम पूरी दुनिया को बेचते हैं चावल, फ्रूट्स वगैरह, और हम खरीदते हैं पेट्रोलियम, मर्सिडीज और इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। रेमिटेंसेस वो होते हैं जो पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान में डॉलर भेजते हैं, उससे फिर हमारे डॉलर स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन रिजर्व को मैनेज करने में आसानी होती है। तो दोस्तों, एंड कंक्लूजन यही है कि हमें अगर अपने रुपए की कीमत को बढ़ाना है तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, और इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा और ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने होंगे जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड हो और पाकिस्तान को वो अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व कमा कर दें। पूरी दुनिया उन्हें ख़रीदने के लिए हमारे रुपीज़ को बाई करना शुरू करेगी और जिससे हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों, प्रैक्टिकली ये काम इतना आसान नहीं है, मगर बहरहाल अगर इसकी कोशिश आज से शुरू कर दी जाए तो यकीनन 10-15 साल में हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि कम से कम हम इतने कमा सकें कि अपनी आमदन से ज़्यादा हम कमा सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।